Hello everyone, good morning. I hope all of you are fine, whoever is listening this particular video. So this specific video is about how to build confidence for GATE 2024. Okay, so we are having some members here. Welcome, welcome, welcome. Very, very welcome. Roshan, very good morning. Shreyas, very good morning. अमित, भावेश और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर अमित, वेरी वेरी वेलकम। भावेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। तुषार जी, अरे बहुत बहुत स्वागत। अरे हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज स्टार्टिंग अ सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर गेट 2024। क्या होता है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस होता है आप क्या फील करते हैं अपने आप की परफॉर्मेंस को लेके। द कॉन्फिडेंस इज व्हाट यू फील अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर ओन परफॉर्मेंस, एंड दैट्स 100% श्योर। इफ यू कैन चेंज योर फील, यू कैन परफॉर्म इवन बेटर। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक एग्जाम्पल 2 दिन पहले का है कि मुझे 2 दिन पहले फीवरिश सा लग रहा था। फिर भी एक दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने सोचा यार आज तो एक्सरसाइज करेंगे। जब मन में सोचा एक्सरसाइज करने को, देन सडनली एक ऐसी चीज हुई जो शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मेरा माइंड जो है सिग्नल्स भेजने लगा अलग 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 बॉडी पार्ट्स में, और सडनली मैं एक्टिव हो गया। तो फीवरिश होने के बावजूद भी मैं एक्सरसाइज कर पाया, आराम से एक्सरसाइज कर पाया। कट टू यस्टरडेज पॉइंट, कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिवरिश हो रहा था, बट माइंड ने ऐसे कोई सिग्नल भेजे नहीं। माइंड ने ऐसा सिग्नल भेजा नहीं कि आज एक्सरसाइज करनी ही है, कुछ भी हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं यार, बहुत थक रहे हैं, थक रहे हैं, थक रहे हैं। अपने आप को ऐसे बोलता गया मैं बहुत थक रहा हूं, आई नीड एक्स्ट्रा स्लीप, आई एम वेरी टायर्ड, आई नीड एक्स्ट्रा स्लीप। मैं एक्स्ट्रा 1.5 आवर सोता रहा। एक्स्ट्रा मीन्स जो मेरा यूजुअल रूटीन है उसके एक्स्ट्रा। तो आप समझ रहे हैं मेरे साथ ये ऐसा हुआ। 3 दिन पहले की बात है, अप्रोक्सीमेटली सैटरडे या फ्राइडे की बात होगी। फ्राइडे को मैं फेवरिश था, बट मेरे बॉडी को माइंड ने सिग्नल भेजा कि अरे कुछ भी हो सकता है, इट्स फाइन, टोटली फाइन, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इतनी हैवी एक्सरसाइज की, दैट वाज लाइक ओ माय गॉड। एंड देन सडनली कल यस्टरडे मंडे को, मंडे था ना कल, मंडे को ऐसा हुआ कि सेम मुझे थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था। आई डोंट नो, प्रोलॉन्ग्ड हो गया वो, काफी टाइम से ऐसा लग रहा था। वो होने के बाद जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाने वाला था, नहीं कर पाया। इच्छा ही नहीं हुई, माइंड ने बोला नहीं, आई एम टायर्ड, 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 ऐसा करके। तो अब ये कैसे इस पर्टिकुलर चीज को समझा जाए? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस दिन आपने ये ठान लिया कि हम सब परफेक्टली फाइन हैं, आई एम गोइंग रियली वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे अच्छा करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और अपने माइंड से बॉडी को सिग्नल भेजते गए, टायर्डनेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। अंदर बॉडी में जो एक वो एनर्जी आएगी, एक एक जो गूजबम्स के साथ में जो एक्साइटमेंट होगी, है ना, जो ब्लड फ्लो होगा आपकी बॉडी में, वो अमेजिंग होगा, और वो आपको एक्टिव रखेगा ऑल टाइम रादर देन दिस। और यही, इसी चीज को बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। कोई कॉन्फिडेंस ऐसे मार्केट में नहीं मिलता, भैया 1 किलो दे दो, 1 लीटर दे दो, हमको कॉन्फिडेंस चाहिएगा, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं नॉल ना। ये आपको अपने से बिल्ड करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं आपको
बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। अभी आपको बहुत मोटिवेशन भी दूंगा, आप एकदम एक्साइटेड होके, मोटिवेटेड होके और पढ़ाई करोगे, 2 दिन बाद वो वापस नीचे चले जाएगा। आफ्टर 2-3 days यू विल अगेन नीड मी ओनली। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरीज में सबसे लास्ट में एड्रेस कर पाऊंगा। पहले लेट मी जस्ट स्टिक ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि आपको फिर से मोटिवेशन की जरूरत लगेगी, फिर से आपको याद आएगी विश्वदीप सर का सेशन अटेंड कर सकते हैं, फिर से मैं आपके सेशन के बीच में आप कभी आएंगे, सर मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सेशन में आप अटेंड करेंगे, आप हर बार मेरी ही हेल्प सीख करेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हर जिंदगी के हर एक स्टेज में, आपकी गेट की प्रिपरेशन की भी हर एक स्टेज में आप किसी थर्ड पर्सन पे अपने मोटिवेशन के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मोटिवेशन आपको किक स्टार्ट करा देगा, बट कंटिन्यूटी के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, और वो डिसिप्लिन आपको अपने से ही लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन आ गया, बट कॉन्फिडेंस कैसे आए, जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हाँ, उसके लिए आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि क्या सर जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है कि नहीं, आप बता दीजिए कि ये हमारी पोजीशन ये ठीक है या नहीं। बट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कुछ स्पेशल टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ेंगी। पहला जो हमें करना है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मुझे नहीं लगता कि काफी सारे लोग ऐसा करते भी होंगे या पता भी है। अपने आप से पॉजिटिव बातें करना है, अपने आप को, जब भी आपके शब्द निकलेंगे वो शब्द हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव टॉक नहीं करोगे, नेगेटिव करोगे या सही टाइप की नहीं करोगे, आपके कानों में जो बातें जाती है ना उसका बहुत असर होता है दिमाग पे, बहुत ज्यादा। आप ना अगले 10 दिन तक ऐसा करिए रोज, कि जब भी थोड़ा टाइम मिले, है ना, जब भी टाइम मिले आप अपने आप को बोलिए आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं कर दूंगा, पक्का मैं कर दूंगा, 100% मैं कर दूंगा, मैं कर ही दूंगा, पक्का मैं कर दूंगा, पक्का मैं करूंगा। अच्छी अच्छी रैंक आएगी, आएगी, बढ़िया से आएगी, बहुत अच्छी रैंक आएगी, मैं अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूं और भी अच्छे करूंगा। ऐसी बात करो अपने आप से। वेन यू विल टॉक टू योर सेल्फ इस टाइप की, धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि मैं पॉजिटिव और ज्यादा हो रहा हूं, नेगेटिविटी जा रही है मेरे माइंड से, रिजल्ट का फियर जा रहा है, गलत जो हमारे दिमाग में विचार आते थे वो चले जा रहे हैं, और ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। तो जब भी आप अपने आप से बात करो, पॉजिटिव बात करो। नहीं भी कर रहे हो तो आदत डालो, आसपास के लोगों से पॉजिटिव बात करो, ऐसे लोगों से बात करो जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करे। बहुत मजा आएगा आपको ये समझ के कि यार क्या गजब का पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया अपने आसपास। जब बात करो पॉजिटिव बात करो, दूसरों की बुराइयां ना करो, अरे उसने तो ऐसा कर दिया, अरे वो तो ऐसा हो गया, ना ऐसी बारे में बात ही नहीं करनी। कोई अगर ऐसा फ्रेंड है या कोई ऐसा पड़ोसी या फैमिली मेंबर या कोई भी ऐसा है जो सिर्फ यही यही बातें करते रहते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बना लो कुछ दिन के लिए, टिल गेट एग्जाम ओनली आई एम सेइंग, ताकि आप सिर्फ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह पाओ। कोई अगर आपको क्वेश्चन करता है कि तेरे से होगा, होगा या नहीं होगा, क्या करेगा तू, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो ऐसे लोगों को भी साइडलाइन कर दो, ऐसे लोगों को भी साइडलाइन कर दो, ताकि आप सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करो फॉर अ फ्यू फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, जिनसे आपको कॉन्फिडेंस मिले। सेकेंड पॉइंट जो आपको यहां पे करना है वो करना है एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस। अब ये क्या है, एनालिसिस ऑफ व्हाट, एनालिसिस ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, चाहे वो स्टडी की हो, चाहे वो टेस्ट की हो, किसी भी चीज की, एंड एनालिसिस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन। आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन को एनालाइज करो कि कहां तक पहुंची हमारी प्रिपरेशन, और आगे हम क्या करेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे रहे। सेल्फ परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि हमने एक टेस्ट लिखा, टेस्ट में इतने मार्क्स आए, ये क्वेश्चन गलत थे, चलो मान लेते, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत आए टेस्ट सीरीज में,
वो आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनको छोड़ के इतने क्वेश्चन हमसे बने, इतने नहीं बने, जो नहीं बने वो क्यों नहीं बने, जो बन गए वो कैसे बने, बहुत सारी चीजें सेल्फ सेल्फ परफॉर्मेंस के एनालिसिस में होती है। तो थोड़ा टाइम आप उसको दीजिए और फिर वहां से नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या चीजों में आपको इंप्रूवमेंट लगेगा। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रोजेक्शन। जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि इतने दिनों में ये चीज हम खत्म कर देंगे, इतने दिनों में ये चीज खत्म कर देंगे, उसे एनालाइज करो कि क्या ये फिजिबल है। स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा कोर्स खत्म हो गया है, अब मैं अगले 10 दिनों में पूरा रिवीजन खत्म कर दूंगा एक बार का। एंड आई एम लाइक 10 डेज तो एक सब्जेक्ट को लगते हैं बेटा, नहीं फिजिबल ही नहीं हो पाएगा कि 10 दिन में पूरा ही सिलेबस कवर कर लो, आप रिवाइज कर लो। नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा ही बंदा जो कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर था क्रिश मूवी में, वो बंदा ही रिवाइज कर सकता है और सब कुछ दिमाग में याद रख सकता है कि हाँ भैया पढ़ा और एक बार में याद रह गया। फिर 10 दिन में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फ्यूचर प्रोजेक्शन को भी एनालाइज करना जरूरी है। एनालिसिस किस चीज की? एनालिसिस इस चीज की कि जो हम करने वाले हैं वो क्या फिजिबल है, क्या उसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा या बफर पीरियड लगेगा या जल्दी हो जाएगा, कैसे। फिर एक और चीज कि आप जब फ्यूचर प्रोजेक्शन को एनालाइज करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, बट वो जो कर लूंगा होता है वो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मान लो आपने डिसाइड किया कि 10 दिन में मैं एक पूरा कोर्स रिवाइज कर लूंगा, नहीं हुआ, 12 दिन लग गए। तो पहले फिर से एनालाइज करो अपने परफॉर्मेंस को कि क्या हमारे परफॉर्मेंस में कमी थी या रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कोर्स की। अक्सर बच्चे ये बोलते हैं मुझसे कि सर मैंने एक ये शेड्यूल बनाया था, पर मैं शेड्यूल अपना ये जो टारगेट्स हैं डेली वाले वो अचीव नहीं कर पा रहा हूं। दो रीजन होते हैं अचीव नहीं कर पाने के। या तो एक आपकी एफिशिएंसी, नंबर ऑफ आवर्स जो आपने दिए हैं वो इनफ नहीं है उस टारगेट के लिए, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरा, जो आपने टारगेट रखा है वो आपकी इफेक्टिवनेस से कहीं ज्यादा है। आप इफेक्टिवनेस में इतना ही कवर कर पाओगे इफेक्टिवली जितना आप जितने भी आवर्स आप सोच रहे हो उतने में, और आपने टारगेट बना दिया इतना, तो ये जो एक्स्ट्रा है वो नहीं कर पाओगे आप अचीव डेली। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप अचीव तो कर सकते हो, बट आपकी एफिशिएंसी लो हो रही है डिस्ट्रैक्शन या दूसरी चीजों की वजह से, जिसकी वजह से आप इतना ही अचीव कर पा रहे हो। आप अचीव कर सकते हो बट नहीं कर पा रहे। तो ये चीज जो है वो बहुत मायने रखती है कि आप अपने सेल्फ परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज करो और एनालिसिस करने के बाद उस पर वर्क करो, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ऑल दिस एंड देन इंप्रूव। एक ऑफबीट मूवी आई थी कुछ सालों पहले, काफी सालों पुरानी बात होगी ये। मूवी का नाम था फंस गया रे ओबामा, है ना। रजत कपूर और संजय मिश्रा उसमें लीड कैरेक्टर्स में है। उस मूवी में एक कैरेक्टर होता है जो रिसेशन टाइम पर यूएस से आता है, क्योंकि रिसेशन की वजह से उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया वहां यूएस में, और अपनी पुरानी हवेली बेचने आता है और फिर किडनैप हो जाता है एंड देन स्टोरी गोज फर्दर। मूवी नहीं देखनी है आपको, बट मैं उस मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस मूवी में एक डायलॉग था, जो रजत कपूर हैं वो एक बिजनेसमैन होते हैं बट कंगाल होके और अपनी एक कोठी या एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बेचने के लिए आते हैं इंडिया में यूएस से। तो वो बोलते हैं, एक कैरेक्टर और होता है उस मूवी में, उन कैरेक्टर को बोलते हैं कि यार मैं बिजनेसमैन हूँ। चार पैसे जेब में आते हैं ना तो कॉन्फिडेंस और आइडियाज ऑटोमेटिकली आते हैं। सेम यही डायलॉग हम अपने लिए बोल सकते हैं कि हम गेट एस्पिरेंट्स हैं। चार टारगेट और चार मार्क्स हमें टेस्ट में आ जाएं, चार टारगेट पूरे हो जाएं और चार टेस्ट हमारे अगर ठीक से चले जाएं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है। अब प्रॉब्लम तो यही है ना सर कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम यही है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो इनको आप इंप्रूव कैसे करेंगे? दैट्स अ रियली गुड थिंग कि आप लोग टेस्ट देने लग गए हो, तो वहां पे आपको इंप्रूवमेंट का टाइम काफी मिल जाएगा। दैट्स अ रियली गुड थिंग कि आप कम से कम अपने आप के लिए थोड़ा सिंसियर हो। हम्म? हो सिंसियर हो या नहीं हो? सिंसियर हो ना? अपने करियर को लेके सिंसियर तो हो।
सीरियस होना इस बात पे डिपेंड करता है कि जब आप फुर्सत में हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब आप क्या सोचते हो। जिस बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोचते हो टाइम फ्री होने पे, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल इट इज। तो अगर आप जब भी थोड़ा टाइम मिलता है गेट के बारे में सोचते हो, जहां आप थोड़ा टाइम स्पेयर कर सकते हो वहां गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन और उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो यस, दैट इज योर बिगेस्ट टारगेट। तो अगर आप सीरियस हो थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिकली ना ये एनालिसिस आप में होने लगेगी कि यार इतना इतना कर लिया ये वीक में, इतना इतना मुझे करना था मैंने कर दिया, ये बच गया इस वीक में, ये इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसके अलावा एक और तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और वो होता है स्कोर गुड मार्क्स इन टेस्ट। अब शुरुआत में हो सकता है टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आए, तो इसको काउंटर करने के लिए आपके पास एक और पॉइंट होता है, एंड इनफ टाइम एंड एनर्जी इन प्रिपरेशन। है ना। देखिए होता क्या है, एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं। मान लो ये है एफर्ट्स इधर, ठीक है, और ये है इधर टाइम। कोई बच्चा एफर्ट्स लगाता है टाइम के थ्रू, इतने एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली लगा रहा है, थोड़े आखिरी में एग्जाम जब नजदीक आती है थोड़े और बढ़ा लेता है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ चलता है। मैं कहता हूं एक काम करो, अगर आप इतना एफर्ट लगा रहे हो तो इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगा दो, ये ग्राफ ऐसा बढ़ाओ। जब कोई बच्चा दिसंबर में वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, आप नवंबर एंड तक ही वहां पहुंच जाओ। कोई बच्चा जो फरवरी एंड तक प्रिपरेशन करने को बोलेगा कि हाँ फरवरी एंड तक, या सॉरी जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा, वो दिसंबर एंड तक ही कर लो। फायदा क्या है, फायदा ये है कि आखिरी में पैनिक सिचुएशन बच जाएगी। पैनिक सिचुएशन बच जाएगी, और वो पैनिक सिचुएशन जो है वो आपको काफी मदद करेगी एट दी एंड। तो आप अपने ना एफर्ट्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ा लो। अब देखो एफर्ट्स बढ़ाने से ना दो चीजें होंगी, एक तो चीजें आपकी जो टारगेट थे वो जल्दी कवर होने लगेंगी, और दूसरा आपको अंदर से विश्वास आने लगेगा कि यार 4 घंटे की जगह अब मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं डेली, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा। आपको अंदर से ये विश्वास आने लगेगा, नहीं आए तो ये करो, अपने आप से बात करो और बोलो अपने आप को कि मैं डेली जो 6 आवर्स पढ़ रहा था, अब उसकी जगह मैं 7 आवर्स पढ़ रहा हूं। अब 7 आवर्स अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। बस यही वो पॉइंट है जहां पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड कर सकते हैं। मैं एक चीज और मैंने नोटिस की, मैं टाइप भी करने वाला था अपने प्लस के ग्रुप पे, मैंने किया नहीं। किसी एक स्टूडेंट ने, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट एक पर्टिकुलर पोल बनाया और वो पोल सारे के सारे गेट प्रिपरेशन ग्रुप पे डाल दिया। जिसने बनाया उसका टाइम तो गया ही गया, और जो आंसर दे रहा था वो भी टाइम वेस्ट कर रहा था वहां जाके। और पोल क्या था, कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तुम्हारे। दूसरों से कंपेयर करके कि कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ना ही तुम्हारी अच्छी रैंक आएगी। मैं कहता हूं मैंने गेट 2018, शायद मैंने पहली बार भी बोला होगा, पहले भी बोला होगा, गेट 2018 के पहले मैं पढ़ाता था सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सीओए और ओएस, बस ये 3 कोर्सेस एक्चुअल में मैं फुल टाइम पढ़ा रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं धुंधला धुंधला डीबीएमएस याद था, कहीं थोड़ा बहुत मैंने प्रोबेबिलिटी का एक आध क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कर दिया होगा और एप्टीट्यूड सॉल्व कर दिया होगा, हार्डली कोई क्वेश्चन इनके अलावा कुछ सॉल्व किया होगा। आई स्कोर्ड 50, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली मार्क्स कितने आए थे, बट 440 AIR आई।
अब बताओ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से मैटर करता है कि कितने कितने सब्जेक्ट किसके हो गए और हम कहाँ पे हैं? अरे सर वो तो कब से तैयारी कर रहे हैं, उनके तो सब्जेक्ट खत्म हो गए और हमारी तो शुरुआत ही अभी हुई है। तुम्हारी अगर शुरुआत अभी भी हुई है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे गेट में, तो 2 साल की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी तुम्हारे पीछे रह जाएगा। और अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए एग्जाम में, तो स्टूडेंट जो चाहे 5 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है वो भी तुम्हारे आगे निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ कोर्सेस से नहीं, क्वालिटी से डिपेंड करता है ये चीज कि कैसे आपकी प्रिपरेशन हुई है। अगर आपने कोई एक कोर्स पढ़ा और उसके क्वेश्चन आपसे बन जाए सारे गेट की एग्जाम में, परफेक्ट, आपको 8-10 मार्क्स आ गए। दूसरा कोर्स पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए, बढ़िया। तीसरा कोर्स पढ़ा, आपसे बन जाए, बढ़िया। अगला कोर्स पढ़ा, उसके क्वेश्चन आपसे बन जाए, बढ़िया। डिफरेंस जो होता है प्रिपरेशन में, वो मैटर करता है कि आप कितना सिंसियरली उस कोर्स की अंडरस्टैंडिंग करते हो। नॉट रटना है और पढ़ना है कि हाँ सर ने बोला ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझ लिया, बस 2 दिन में भूल गए, उसका दूसरे टॉपिक से क्या कनेक्शन था कोई पता नहीं चला। अगर आप लर्निंग करते हो तो उसको अपने दिमाग में ऐसे समझना है कि उसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आए, हमें वो समझ में आए। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया है तो मैं बताता हूं कि गेट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाएगा एक छोटी सी चीज कि भैया कल है रक्षाबंधन का फेस्टिवल, और रक्षाबंधन के फेस्टिवल में आपके सिबलिंग ने, ब्रदर या सिस्टर ने आपको कहा है कि सुबह 9 बजे से शाम की 4 बजे तक मैं रहूंगा कॉलेज में या रहूंगी कॉलेज में। दैट्स इट। अब ये इंफॉर्मेशन आपको क्लासरूम में दी गई है। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है जब आप घर पे बैठ के अपने सिबलिंग के साथ रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो। 6 to 9 AM में कर सकते हो, 9 to 12 PM में कर सकते हो, 12 to 4 PM में कर सकते हो, या 4 to 6 PM में कर सकते हो। इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका भाई या बहन कब कॉलेज में है, और आंसर क्या पूछना है कि कब आप सेलिब्रेट कर सकते हो घर पे रक्षाबंधन का फेस्टिवल। अब इसका कंसेप्ट तो ऐसा था जो हम डेली रूटीन में रोज यूज करते हैं, बट उसके लिए भी स्मार्टनेस चाहिए कि 9 से 4 कॉलेज में रहेगा मेरा सिबलिंग, तो मैं घर पे 6 से 9 सुबह या फिर शाम में 4 से 6 ही क्या कर पाऊंगा, रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाऊंगा। सो दैट इज व्हाट गेट एग्जाम इज अबाउट, कि आपको एक इंफॉर्मेशन एक तरीके से दे रखी है, उसी इंफॉर्मेशन को जब दूसरी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाए आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। रिलेट करना है और आंसर करना है। सो यहां पे मैं बात कर रहा था एफर्ट्स की। अगर आपने अपने एफर्ट्स आज से आधा घंटा एक्स्ट्रा, 1 घंटा एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा कर दिया, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको क्या करेंगे, आपको ना दूसरों से आगे ले जाने का फील दिलाएंगे। आप जाओगे या नहीं जाओगे कंपेयर नहीं करना, दूसरों की प्रिपरेशन लेवल को अपनी प्रिपरेशन लेवल से कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आप अपने आप को पीछे पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस फिर नीचे आ जाएगा। ऐसी हजारों चीजें होंगी जिनमें आप आगे हो, बट आपको नेगेटिविटी दिखती है। कैसे बताता हूं। एक टीचर ने पूरा कोर्स बेहतरीन पढ़ाया, एक टॉपिक नहीं पढ़ाया। अरे सर वो आपने ये टॉपिक तो पढ़ाया नहीं। होगा, आपके 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए, आधा लेक्चर बचा है, अरे यार आधा लेक्चर बचा है अभी तो, और 4 लेक्चर कंप्लीट करने की खुशी नहीं, वो आधा लेक्चर खत्म होने की खुशी। जो चीजें हम अकम्प्लिश कर चुके हैं उसकी खुशी कम होती है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पा ली है। जो बची हुई है उस पे ज्यादा ध्यान जाता है, और उसकी वजह से क्या है ना, उसकी वजह से हम ऐसी चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं जो हमारे अचीव नहीं हुई है। सर वो तो 3 महीने से तैयारी कर रहा है, मैंने तो 1 ही महीना लगाया। वो 3 महीने से टाइम पास कर रहा है, तुम भी टाइम पास कर लो अगले 3 महीने तक, उसके बाद उसके बराबर आ जाओगे। बट नहीं ना। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। अगर थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डेली आज से लगाने लग गए, तो हमें अंदर से अपने आप को बोलना, भैया अब इतने एफर्ट्स लगाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा मैं।
करना ही है, हो ही जाएगा, कुछ तो अच्छा होगा मेरे साथ, कुछ तो अच्छा होगा, एंड दैट्स हाउ यू विल बिल्ड अ लिटिल कॉन्फिडेंस। अब शुरुआत में प्रिपरेशन और एनर्जी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कीजिए अच्छी प्रिपरेशन की तरफ। जब आप टेस्ट लिखेंगे स्लोली स्लोली मार्क्स इंक्रीज होते हैं। पहले टेस्ट में आपको 100 मार्क्स नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे, पहले टेस्ट में आपको 80% 90% नहीं आएंगे, स्लोली 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 इंप्रूव होंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। देन आफ्टर 5-7 टेस्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट आपको पता चलेगा अच्छा अब मेरे ठीक ठाक मार्क्स आने लगे हैं इस कोर्स के टेस्ट में, एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव योर मार्क्स। टेस्ट के मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है इसके लिए तो मैंने इनफैक्ट यूट्यूब पे भी काफी वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। हाउ टू स्कोर मोर इन द टेस्ट सीरीज विश्वदीप ऐसा करके लिखोगे आपको आ जाएगा। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे क्या करें, ऐसा भी एक वीडियो होगा, आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में जो आपकी टारगेट लाइन है उसको क्रॉस कराने में मदद करेगा। ये टारगेट लाइन जो है, ये टारगेट लाइन अगर आपको क्रॉस करनी है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए बॉस, बिना कॉन्फिडेंस के काम नहीं चलेगा। मैंने देखा है पिछले साल और उसके पिछले साल और उसके पिछले साल हजारों बार ऐसा हुआ है, हजारों अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी थी बट कॉन्फिडेंस नहीं था। एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे ऐसे डरे कांप गए और मार्क्स नहीं आए। और वो मार्क्स नहीं आए क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, नहीं, प्रिपरेशन उनकी बड़ी शानदार थी, टेस्ट में उनके मार्क्स भी ठीक आ रहे थे। ओनली थिंग इज कि एग्जाम के जाते जाते या एग्जाम के आते आते वो इतना पैनिक कर गए, इतना कॉन्फिडेंस उनका लूज हो गया कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में भी ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा प्लेयर जब कॉन्फिडेंस नहीं आता है ग्राउंड पे तो वो गलत शॉट, कुछ तो भी शॉट खेल के और आउट हो जाता है। या बॉलर्स भी जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, रिदम नहीं आती उनकी, तो कुछ तो भी बॉलिंग करते हैं और फिर रन्स देते रहते हैं। बट जब कोई बॉलर रिदम में आ जाता है या बैट्समैन रिदम में आ जाता है, कोई प्लेयर ऑन द फुटबॉल फील्ड या बैडमिंटन या टेनिस किसी भी पर्टिकुलर मैच में हो, अगर वो रिदम में आ गया, कॉन्फिडेंस में आ गया, तो फिर उसके शॉट, वाओ, कोई भी इम्पॉसिबल पॉइंट को भी वो अपने फेवर में ले आता है कुछ भी करके। ऐसे हजारों मिरेकल हैं, आप वो यूट्यूब ओपन करके देख सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं है बट इट इज पॉसिबल, इट इज देयर। तो ये सब खेल एक ही चीज का है और वो है कॉन्फिडेंस लाने का, अपने आप को एक पॉजिटिव रिदम में लाने का, ताकि हम उस रिदम को कंटिन्यू कर पाए और मजा आ जाए। दैट्स इट। एक और चीज जो मैं यहां आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको ऐसा लगता है दूर से कि मेरी लाइफ बड़ी शानदार है, सब बढ़िया चल रहा है, सर कमा रहे हैं, जॉब भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, अपनी फिटनेस क्लास चलती है, हैप्पी हैप्पी दिखते हैं, बट प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में भी है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन एवरीबॉडीज लाइफ। तुम भी जब रियल लाइफ में आओगे, कमाने लगोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, छोटी से बड़ी लेके अलग ही टाइप की प्रॉब्लम। इस इस पर्टिकुलर टॉयलेट का गीजर चालू नहीं है, उधर पानी लीक हो रहा है, इसकी क्लीनिंग करवानी है, उसको बुलवा के ये ठीक करा दो, ये चला दो, गाड़ी सर्विसिंग के लिए देनी है, ये ऑर्डर नहीं हुआ, ये वाले आइटम्स खत्म हो गए घर में, ड्राई फ्रूट्स मंगा दो, ये ले आओ वो ले आओ, हजारों प्रॉब्लम्स। These are basic small problems of the ready daily life, but होते हैं प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। बट उन प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करके और हम अपनी जो जर्नी है, जो मेन जर्नी है, उससे भटक नहीं सकते कि मैं इसी चीज में ही परेशान हो जाऊं, अरे यार इतना काम है घर का, यार मैं कैसे खुश रहूंगा, मैं कैसे आराम करूंगा। आई कांट डू इट। अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम कभी खत्म होती ही नहीं है। आप खुद अपनी लाइफ में देख लो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप नॉन स्टॉप 15 दिन तक बिना रुके, बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ाई करते गए, एक दिन भी आपका छोटा मोटा ब्रेक नहीं आया?
15 डेज नॉन स्टॉप कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन आपका या तो हेडेक नहीं हुआ या थकान नहीं हुई या नींद की वजह से आप थोड़ा सा अपने टारगेट से जल्दी सो गए? बताइए कि मम्मी ने आपको किसी ऐसे काम पे नहीं लगाया या पापा ने कहीं और नहीं भेज दिया, कुछ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपकी हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी है, हर किसी की लाइफ में भी है। टाइप ऑफ चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। आपको अभी करियर बिल्ड करने का चैलेंज है, मुझे किसी और चीज का चैलेंज होगा। चैलेंजेस अलग लाइफ में अलग अलग चीजों के अलग अलग के पास रहते हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के पास भी चैलेंज है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है बट कुछ और चीजों की प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स के बीच में हम अपने आप के कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके चले जाएं। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप पॉजिटिव्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेट एंड थिंक अबाउट पॉजिटिव्स। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव चीजों की तरफ सोचना शुरू करते हैं कि नहीं यार आज इतना किया है मैंने, खुश हूं मैं इस बारे में, मैंने ये इतना कर लिया है, खुश हूं मैं इस बारे में, मजा आएगा। जैसे वो हॉस्टल के मेस में या कहीं पे स्पेशली आप खाने के लिए जाते हैं ना, तो खाने के साथ में ना बहुत सारी चीजें होती थी, छोटी मोटी दूसरी चीजें, ये और फिर एक वो वाली स्पेशल डिश होती थी जो आपको बहुत पसंद आती थी। ये तो है ही, नॉर्मल सी चीजें हैं, बट ये स्पेशल थी, उसकी खुशी इतनी होती थी कि बाकी सारी चीजें खाने में आ जाती थी। इनफेक्ट मेरी मम्मी मेरे को खीर खिलाने का लालच दे के और करेला खिला देती थी, तू ये करेला खा लेगा तो एक कटोरी खीर तेरे लिए बना दूंगी। एंड मैं इतना खुश हो जाता था, इतना खुश हो जाता था कि ये करेला मैं ध्यान भी नहीं देता था, खा जाता था थोड़ा सा स्वीट बना के उसको और खा जाता था। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा उसको एक कटोरी खीर पे होता था कि भैया एक कटोरी खीर मिलेगी, मजा आ जाएगा, वाह। क्योंकि वो अपने लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है, खुशी देने वाला है। तो ये जो डोपामाइन है ना आपकी माइंड का, वो डोपामाइन ना आपके कंट्रोल में है कि आप अगर इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो करेला खाने में भी हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और खुशी भी मिल जाएगी। वैसा ही है इन प्रॉब्लम्स के बीच में, अगर आप जी लिए नॉर्मल तरीके से और उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, तो ये जो खीर मिलेगी कॉन्फिडेंस की, ये मजेदार होगी, उसका लेवल ही अलग होगा। समझ रहे हैं ना आप सब लोग मेरी बातों को? तो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। किसी को कॉलेज जाने का चैलेंज है, किसी को कॉलेज के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स का चैलेंज है, किसी को एग्जाम का चैलेंज है, किसी को जॉब का चैलेंज है, किसी को फैमिली चैलेंज है, किसी को सही इन्वायरमेंट ना मिलने का चैलेंज है, किसी को घर में बैठ के और पढ़ाई का इन्वायरमेंट ना मिलने का चैलेंज है, किसी को शोर होने का चैलेंज है। हर चैलेंज होते रहते हैं, मेरे साथ भी होते थे। मैंने अपनी फाइनल प्रिपरेशन इतने म्यूजिक में सुन की है जिसका आप भरोसा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप यकीन नहीं कर सकते हो। मेरा घर जहां था वहां आसपास मैरिज गार्डन्स है, क्योंकि वो एकदम आउट्स आउटस्कर्ट था, अभी तो नहीं है, एकदम बाहर की तरफ सिटी में एकदम कॉर्नर पे मेरा घर था उज्जैन में। अब आसपास मैरिज गार्डन्स हैं, एग्जाम है फरवरी में, और दिसंबर नहीं, दिसंबर तो बहुत दूर का बोल दिया मैंने, नवंबर से लेके फरवरी में होता है मैरिज का पूरा सीजन। ये मैरिज सीजन में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन यहाँ इन सारे गार्डन्स में मैरिज नहीं है। और एक नहीं, सब जगह अलग अलग म्यूजिक चलता रहता था, और हमारे यहाँ उस टाइम पर 12 बजे मिडनाइट तक म्यूजिक चलता रहता था, बारात निकल रही है या फिर डीजे चल रहा है, और भयंकर शोर के साथ गाने बहुत तेज। उस पर्टिकुलर टाइम में भी मेरी प्रिपरेशन, गेट की प्रिपरेशन होती थी, और घर में कोई ऑप्शन नहीं था कि वो आवाज बंद हो जाए। देर वॉज नो एनी सच काइंड ऑफ रूम जहां पे मैं बिना आवाज सुने और पढ़ पाऊं। मेरा रूम ऐसा था जहां पे मैं पढ़ाई करता था, वो आवाजें आती ही रहती थी। तो उधर गाने चल रहे हैं मस्त,
काला कौवा काट खाएगा और इधर मैं अपना डीबीएमएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बताओ। सो इट वाज समथिंग लाइक कि चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते थे। अब मेरे को भी जब मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम आता था 10 से 12, तब वो एकदम पीक पे होते थे म्यूजिक, क्योंकि आसपास की आवाजें भी बंद हो जाती थी। इन जनरल क्या होता है ना, आसपास आवाजें आती रहती है, गाड़ियां चलती रहती है, शोर होता रहता है, तो वो म्यूजिक उतना ज्यादा नहीं जाता कान में। बट जब और सब लोग सो गए, कोई आवाज नहीं है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो डीजे की आवाज मस्त सुनाई देती थी, बहुत जोर जोर से, बहुत ज्यादा जोर जोर से लाउड स्पीकर्स चलते थे भयंकर वाले। और आप लोग अगर नॉर्थ इंडिया साइड जाते हैं, वहाँ शादियों का सीजन तो अपने आप में ही एक बड़ा बहुत बड़ा त्योहार है, जिसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं लोग और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट। आई मीन आई हैव सीन दोस काइंड ऑफ मैरिजेस ओनली। साउथ इंडियन मैरिजेस में मेरा ज्यादा कोई सच पार्टिसिपेशन रहा नहीं, तो आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस, बट वहाँ शोर शराबा, डांस और ये सब बहुत होता है। And because of that, it was my God. Can't tell you कि how I study. But ठीक है, पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया, बॉस ये डीजे वीजे तो होते रहेंगे, इनकी शादियां भी होती रहेगी, मेरे बिना रुकेगी नहीं। पर इनके बिना अगर मैं रुक गया, इनके चक्कर में मैं रुक गया, तो हमारा करियर रुक जाएगा। एंड दैट्स वेयर मैं कॉन्सेंट्रेट करता था, जैसे तैसे कुछ भी करके, और अपनी ऐसी चीजों को कंटिन्यू करता था जिससे मेरा पढ़ाई आगे बढ़ पाए। तो फिर से मैं रीट्रेट करूं आप सब लोगों को कि क्या है। एक तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक चाहिए आपको, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए आपकी प्रिपरेशन की, ताकि आप उस प्रिपरेशन को अच्छा कर पाओ, बेहतर कर पाओ। अगर कुछ भी गड़बड़ उसमें चल रही है तो आपके परफॉर्मेंस की, कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो डेली रूटीन में, आपके मार्क्स जो टेस्ट में आ रहे हैं उनमें, टारगेट्स अचीव करने में, फ्यूचर प्रोजेक्शन कि आप आगे क्या करने वाले हो, कब कब करने वाले हो, उसका प्रोजेक्शन सही रखो, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे। कहीं ना कहीं कोई भी चीज आपके हिसाब से अगर नहीं चलती है तो आपको बुरा लगता है, और जब वो बुरा लगता है तो किस लेवल का बुरा लगता है ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की वो चीज सही तरीके से अपनी जगह नहीं बैठी है ना। आपने एक दिन प्लान किया मेरे को 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 8 घंटे नहीं पढ़ पाए। अब वो नहीं अगर पढ़ पाए आपके छोटे भाई या बहन की वजह से, तो फट फट पड़ोगे आप उन पे, है ना। या तो पीट दोगे उसे, या फिर डांटोगे तेरे चक्कर में ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा वैसा हो गया। फैमिली मेंबर है तो उन पे चिल्लाओगे, और दिमाग को ऐसे नेगेटिविटी में रख लोगे, अरे उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से ऐसा हो गया। लाइफ में ये जरूरी है उनकी वजह से हम यहां तक भी आए हैं, उन्हीं की वजह से हम लाखों बार बचे भी हैं, उन्हीं की वजह से हम जिंदा भी हैं, उन्हीं की वजह से हम इस लेवल तक भी पहुंच पाए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो अपने हैं, एकदम क्लोज वाले अपने हैं, उनकी वजह से अगर ऐसे छोटे मोटे टाइम इधर उधर चले जाते हैं, तो उसे इतना ज्यादा माइंड मत करो, इतना ज्यादा दिमाग में मत उतार लो कि वो नेगेटिव थॉट बन जाए। अदरवाइज फिर आप पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन को सही रखो और अपने एफर्ट्स थोड़े अब बढ़ा दो। हाफ एन आवर पर डे एफर्ट्स अगर आप बढ़ा दोगे, तो एग्जाम तक आपको कम से कम और 5-6 दिन का एक्स्ट्रा टाइमलाइन मिलेगा। जो 5-6 दिन बहुत टाइम होता है, बहुत ज्यादा। 5-6 दिन में आप अपने कॉन्फिडेंस को किस लेवल पे लेके जाओगे, मैं बता भी नहीं सकता। मतलब आपकी अगर प्रिपरेशन एग्जाम के 15 दिन पहले ही फिनिश हो जाए ना, और वही प्रिपरेशन अगर आपकी एग्जाम के एक दिन पहले फिनिश हो, कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आता है। तो आप थोड़े से एफर्ट्स लगा दो, ताकि आपको वो पैनिक वाली सिचुएशन जो आखिरी में होती है उसे अवॉइड करने मिल जाए। चलिए, अब आपके क्वेश्चंस की बारी। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है, तो आपके उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मिड सेम है, पर उसके लिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा। देखो, पढ़ने का मन करे या ना करे, अगर उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, मैटर करते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में, तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ये होगी कि मार्क्स कम आए ना, परसेंटेज अगर आपका ड्रॉप हुआ, वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में डाल सकता है। 65 से कम, 68 से कम तो बिल्कुल परसेंटेज मत बनाओ। कोशिश करो कि 68 प्लस ही आपका परसेंटेज हो बीटेक में। पर अगर नीचे है तो उसे बढ़ाने की कोशिश कर लो, ऊपर है तो उसको ऊपर ही रखने की कोशिश करो।
डाउट्स पाइल अप हो रहे हैं टेलीग्राम या अपलोड करने पे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। मेरे कोर्सेज के अगर डाउट्स हैं तो मैं इस वीक में कोशिश करूंगा आपको थर्सडे मॉर्निंग में एक स्पेशल सेशन लें जिसमें मैं डाउट्स की बात करूँ आपके। आई टेक अ डाउट सेशन सून। ठीक है। और कोई चीज? ओएस के मेगा क्विज का सेशन हुआ था, मुझे लगता है हुआ तो होगा स्पेशल क्लासेस में कहीं पे, आपको ढूंढना पड़ेगा बेटा। जब ओएस का मेगा क्विज हुआ है ना, उस डेट के आगे पीछे देखो 2-4 दिन, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन आगे पीछे अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। सर मैं अभी तक वर्किंग थी। ओके, शायद आपसे मेरी बात भी हुई थी लास्ट डाउट सॉल्विंग सेशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, तो अब अपने एफर्ट्स को आप 8-10 आवर्स पर डे तक कर सकते हो बिल्कुल। टेलीग्राम एक्चुअली लाखों मैसेजेस हैं यार टेलीग्राम पे, लाखों तो नहीं हजारों तो हैं, और उसकी वजह से मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे कैसे कब कब रिप्लाई करूं। आई ट्राई वंस अगेन, आई सी दैट। ठीक है, आई चेक इट आउट। आप कहीं और मैसेजेस कर देंगे तो शायद रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिल जाए। सब्जेक्ट टेस्ट बिफोर फुल लेंथ टेस्ट इनफ। इनफ कुछ नहीं होता, किस लिए होता क्या है कि आप ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 2-2 या 2 से 3 लिखो एक सब्जेक्ट के रिवीजन के साथ में, ऐसा करते जाओ। उसके बाद जब सारे कोर्सेज के रिवीजन और 2 से 3 टेस्ट हो जाए सब्जेक्ट वाइज, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू करो। तो ये फुल लेंथ टेस्ट आप क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट आप लगाते रहेंगे सेकेंड रिवीजन के साथ। तो पैरेलली आपका सेकेंड रिवीजन चल रहा है कॉन्करेंटली, और दूसरी तरफ फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं। डेली नहीं लिखना है आपको, वीकली 2 या 3 लिखना है। अगर आप बहुत जल्दी शुरू कर दिए हो तो वीकली आप 2 लिखो। ठीक है, आप वेंसडे संडे या थर्सडे संडे या ऐसा कुछ भी आप प्लान कर सकते हो, 2 टेस्ट वीकली। बाकी आपने जो किया है पहले रिवीजन साइकिल में वही सेम करना है, कि पहले आप रिवीजन करो एक कोर्स का पूरा, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखो किसी एक टेस्ट सीरीज के 2-3। ऐसे आप ये करते जाएंगे और बचे 2-2 वीकली टेस्ट लिखते जाएंगे। जब सेकेंड रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा, थर्ड रिवीजन में आप फिर क्या कर सकते हैं, थर्ड रिवीजन में आप टेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट को आप 3 पर वीक कर दे, बहुत होते हैं 3 पर वीक, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप लिखने जाओगे आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बनेगा। सीओए रिवीजन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आएंगे क्या इस बार? रिवीजन में स्पेशल क्लासेस में करा दूंगा बेटा, और जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे वो मोस्टली आते तो है एज आरआईसी रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स के फॉर्म में, आखिरी में आते हैं। देखते हैं कैसे उसको कर सकते हैं। डेटा एडमिशन के लिए देना जरूरी है क्या, या सीएसआईटी पेपर में भी हो जाएगा? देखिए रवि जी, जहां तक मुझे एक आइडिया लग रहा है, वो आइडिया ऐसा है कि गेट सीएस अगर आप अच्छी रैंक लाते हो तो आपको डेटा साइंस के कोर्सेज में एडमिशन तो मिल ही सकता है। डेटा साइंस का कोर्स उन सब लोगों के लिए लाया गया जिनको आगे जाके खाली डेटा साइंस या एआई पढ़ना है, वो सीएस बैकग्राउंड से है नहीं, और उनको आगे डेटा साइंस ही पढ़ना है, इसलिए गेट के लिए भी डेटा साइंस ही पढ़ने को उन्हें बोला गया। इंटर्नशिप इन January मैंडेटरी इन माय कॉलेज, क्रूशियल टाइम फॉर गेट, व्हाट टू डू। प्रमोद जी मैनेज करो प्रिपरेशन को, अभी इतनी ज्यादा अच्छी कर लो कि अगर हमें इंटर्नशिप के लिए भी जाना पड़े तो भी हम आराम से टाइम निकाल पाए। जितनी जल्दी हो सके कोर्सेस फिनिश कर लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट सीरीज लिख दो, ताकि जनवरी में अगर हमें इंटर्नशिप के लिए जाना भी हो तो एग्जाम देने के लिए हम आराम से रेडी हो पाए। आपने अगर गेट AIR 1 अभिनव गर्ग 22 नाम सुना है
तो वो स्टूडेंट ने जॉब की, एक्चुअली उसकी इंटर्नशिप थी, उसी पर्टिकुलर इंटर्नशिप में उसे कन्वर्ट करवाया हुआ है, बाद में कन्वर्ट होने वाला था बट उन्हें नहीं किया। तो उसने जॉब के साथ में सेम इंटर्नशिप के साथ में गेट लिखा है 22। एग्जाम थी, गेट एग्जाम के एक दिन पहले उसका कॉलेज का, और 6 महीने इंटर्नशिप थी पूरी, जुलाई से लेके दिसंबर जनवरी तक। कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑल इंडिया रैंक 1 आई। तो रादर देन टेकिंग इट ऑन योर माइंड कि नहीं अरे सर कैसे होगा, क्या करेंगे एंड ऑल, रिलैक्स रहो, हो जाएगा। डीए कोर्स इज मेनली फॉर अदर ब्रांचेस हु वांट टू फील दिस। तो पार्थ जी, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ऐसा ही है। 1 साल की एडमिशन जब अगले साल हो जाएगी 2024 में, तब शायद डिटेल में मुझे भी पता चले कि ये क्या है एडमिशन सिनारियो। गेट सीएस लिखने के बाद हमें कितने कोर्सेस में कितनी सीट्स मिल रही हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, और डीए वालों को कितनी सीट्स मिल रही हैं, उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड कर पाएंगे लेटर ऑन कि यू नो कैसे हम इसे लेंगे अगले साल के लिए। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गेट डीए को एकदम सेपरेट नहीं करेंगे, वरना गेट सीएस स्टूडेंट जो हैं जिनके पास लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है और वो इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सही चीज नहीं होगी। शायद स्लोली स्लोली वो शिफ्ट करेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है वो यही है कि गेट सीएस के थ्रू आपको सब एडमिशन मिल जाएगा, गेट डीए के थ्रू आपके रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ डीए से रिलेटेड कोर्सेस में एडमिशन की प्रोसेस होगी। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व क्वेश्चन सर? उसके लिए बेटा प्रैक्टिस चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसे दिमाग में रखो। यू कीप दैट इन योर माइंड। नेक्स्ट टाइम इफ सिमिलर क्वेश्चन कम्स, you will have to solve it correctly. If you don't do it, means your learning process has the problem, not the confidence. So whenever you solve a question, if you don't make the correct answer, just check out the answer, understand why that answer is like that way, understand the approach. If similar kind of question comes next time, you should be able to answer it. Practice will make you better in that case. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जितना ज्यादा याद रख पाओगे किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे। I was mostly completing a subjects preceding to other subjects without practicing the complete subjects. कोई बात नहीं, अब कर लो। अगर सारे कोर्सेज खत्म हो गए तो रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो और फिर टेस्ट लिखो, ताकि आपको अपने आप की सेल्फ असेसमेंट हो जाए कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है? Will I fall behind others if I skip few tests due to tiredness? Attempting tests with full focus gives headache. प्रमोद, एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं कह रहा था आपसे। जो इस सेशन में मैंने बात की, शायद आपने या तो सुना नहीं या ध्यान नहीं दिया उस बात को लेके। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, कि आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों से। आप अपने आप को कंपेयर करो अपनी और खुद की परफॉर्मेंस से, कि जब मैंने टेस्ट लिखा तो मुझे कितने मार्क्स आए, जब मैंने टेस्ट लिखा मुझे कितने मार्क्स आए, मैंने कहाँ गलतियां की और उसे सुधारो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नंबर ऑफ टेस्ट कितने लिखे, फर्क इस बात से पड़ता है कि उन टेस्ट को लिखने का मेन मोटिव क्या था। हम चाहते थे कि टेस्ट लिखें ताकि हमें पता चले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हैं कि नहीं, जब हमारे पास आंसर नहीं है तब, जब हमारे पास टाइम लिमिट है तब, जब हमारे पास अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तब। हम कितना कैपेबल हैं इसको जज करना है, कहाँ गलती कर सकते हैं इसे जज करना है, ताकि हम इंप्रूव कर पाए, वो गलतियां सुधार पाए। एंड रही बात इस चीज की कि हम पीछे रह जाएंगे दूसरों के, तो इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप अगर कंपेयर करोगे तो कहीं ना कोई आपसे आगे रहेगा ही। AIR 1 में भी कोई ना कोई ऐसी कमी होगी जो दूसरे स्टूडेंट में अच्छी होगी। तो आप कंपेयर करना बंद कर दो दूसरों से इस बारे में। माइंड डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम होम टू स्टडी, लॉस कॉन्फिडेंस, व्हाट शुड आई डू? हेमंत जी, एक सिंपल सी बात होती है
कि जब मैं अपना फोन खरीदने जाता हूं, पहले एनालिसिस करता हूं कि मुझे कौन सा चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए, कितनी कीमत देनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बार अगर मैं फोन खरीदने का डिसीजन ले लिया और वो खरीद लिया, उसके बाद मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने ये फोन क्यों नहीं खरीदा और ये क्यों खरीद लिया। नॉट एट ऑल पॉसिबल। सेम चीज हैपेंस विद द एजुकेटर सिलेक्शन। एक सिलेक्शन करो, फिर उसके बाद डिवोट कर दो अपने आप को। हर बार ऐसा होगा कि एक एजुकेटर ने जो आपको पढ़ाया है वो आपने सीख लिया, सब कुछ समझ में भी आया, बट जैसे ही आप दूसरे एजुकेटर के पास गए तो उन्होंने वही चीज को दूसरे तरीके से समझाया, आपको लगा अरे यार ये तो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं था, ऐसे तो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं था, ये चीज तो हमने मिसिंग कर दी। बट ये एक्स्ट्रा एक पूरा सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने से आपको कितने मार्क्स का फायदा होगा? हार्डली 1 या 2। बट अगर इतने टाइम में आपने एक नया कोर्स पढ़ लिया होता तो आपको 6 to 8 मार्क्स का फायदा होता। गेट एग्जाम इज नॉट बीइंग परफेक्ट। गेट एग्जाम इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। गेट एग्जाम इज अबाउट बीइंग बीइंग मैक्सिमा इन द मार्क्स, गेटिंग टू द मैक्सिमा ऑफ द मार्क्स। समझ रहे हो? तो ऐसा आपको करना है, बट हमें ये देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है। हमारे पास इतना टाइम थोड़े ही है कि हम पूरे पूरे 10 20 25 घंटे या 50 घंटे एक्स्ट्रा लगा के एक कोर्स को 2 बार पढ़ें। पॉसिबल ही नहीं है। एक सिलेक्ट करो कि यही है, इन्हीं से पढ़ना है और काम खत्म। दैट्स इट। आफ्टर फर्स्ट रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट 40% पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, सम वॉट डिफिकल्ट लगते हैं और उस वक्त स्ट्रेस्ड फील होता है। आयुष, ऐसा है कि हर किसी से 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हमारा माइंड इस बात पे होना चाहिए कि चलो ये क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करता हूं। सॉल्यूशन समझ में आया, अगर समझ में आया तो अब अगली बार अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो वो हम नहीं भूलेंगे। अगर वो भूल गए तो फिर डेफिनेटली यू नीड अ पनिशमेंट। पनिशमेंट ऑफ व्हाट? लीविंग वन वन ऑफ योर फेवरेट डिश फॉर मे बी 1 month और समथिंग। कि आप अपनी फेवरेट डिश फूड की खाएंगे नहीं अगले 1 महीने तक, अगर आपने देखे दिखाए क्वेश्चन में भी गलती करी है तो। एक उस टाइम पे स्ट्रेस फील होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट माइंड को थोड़ा सा ऐसे ट्रीट कराना पड़ेगा, अरे सबके साथ होता है, ऐसा नहीं मैं अकेला हूं, सबके साथ होता है, बस मुझे सिमिलर क्वेश्चन अगर वापस दिखता है तो अब गलती नहीं करनी है। अगर आपने इतना भी कर लिया और देखे देखे क्वेश्चन सारे टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस पीवाईक्यू सब में मिलके और सब कुछ याद रख लिए ना, तो आप कम से कम 60% मार्क्स मिनिमम गेट में स्कोर कर पाओगे। बट अगर वहां भी आपने गलती कर दी, वहां भी आप वो भी याद नहीं कर पाए या वो आपको ध्यान नहीं रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। There is an offer for Plus and Iconic subscription if anybody is willing to take it. Offer is 10% price drop for Iconic subscriptions and 20% flat off on Plus and Iconic both. Extra month subscription, 4 months for all the subscriptions. तो अगर कोई चाहता है लेना सब्सक्रिप्शन, ये कोड लगा के और आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आप में से जो भी यहाँ हैं, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म पे ऐसे डेडिकेशन हेड्स बचे हुए हैं, टीचर्स डे के डेडिकेशन हेड भी आपके पास होंगे, तो वो सारे डेडिकेट करिए अपने फेवरेट एजुकेटर्स को, ताकि उन्हें ये फील हो कि वो जो एफर्ट्स लगा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, लर्निंग को बिल्ड करने के लिए, वो एफर्ट्स का कहीं ना कहीं फायदा आपको हो रहा है। फर्स्ट इटरेशन ऑफ रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ नोट्स पढ़ें या लेक्चर की भी हेल्प लें। नोट्स पढ़ के देखो और समझो कि आपको नोट से ही सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर देख लो, नहीं तो नोट से रिवीजन करके और टेस्ट लिखो। टेस्ट में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप कंसेप्चुअली मिस कर गए। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका टॉपिक याद नहीं रहा, उसकी वजह से हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, पता चलता जाएगा। अगली बार जब भी आप सेकेंड रिवीजन साइकिल में आएंगे तब आप फिर से उसे देख लीजिए एक बार कि अच्छा ये टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम थी, ये टॉपिक फिर से देख लेते हैं, ऐसे करके और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये सेशन आज इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।